चैनल एजुकेशन एंड कैरियर। तो वाइटल साइंस का ऑलरेडी 3 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें वाइटल साइंस का इंट्रोडक्शन, ब्लड प्रेशर और पल्स के बारे में टोटल आईएमसी सिलेबस में जितना है उतना मैंने ऑलरेडी कवर अप कर दिया है। ये है आपका पार्ट 4, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल साइंस के अंदर है, जो कि मैं इंट्रोडक्शन में जब मैं पढ़ाई थी तब मैंने वो डिस्कस किया था, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे। तो जिन लोगों ने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा वो लोग मेरे चैनल पे जाके आप लोग वो चेक कर सकते हैं, और मैं इस वीडियो में बीच में भी मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो रेस्पिरेशन है आपका वाइटल साइंस का बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि रेस्पिरेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन जो है वो 2 चीज को लेके रेस्पिरेशन होता है। तो एक है आपका इंस्पिरेशन और दूसरा है आपका एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन मतलब जो हम ब्रीथ इन करते हैं, यानी कि जो एयर हम इनहेल करते हैं उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। इनको हम इनहेल भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका इंस्पिरेशन। एक्सपीरेशन मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड हम उसको एक्सेल करते हैं या फिर अपने जो बॉडी से रेस्पिरेशन के थ्रू जो हम उसको बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं एक्सपीरेशन। यानी कि रेस्पिरेशन के अंदर आपका 2 है, एक होता है आपका इनहेल करना, एयर इनहेल, ऑक्सीजन इनहेल, और एक है आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सेल करना। ये टोटल प्रोसेस को बोलते हैं आपका रेस्पिरेशन। तो ये नेक्स्ट हम देखेंगे इसका जो नॉर्मल वैल्यू है। हर एक वाइटल साइंस का एक नॉर्मल वैल्यू होता है, इसका भी एक नॉर्मल वैल्यू है कि कितना ब्रेथ्स आपका नॉर्मल है। तो रेस्पिरेशन का जो नॉर्मल वैल्यू है वो है आपका 16 to 24 ब्रेथ्स पर मिनट। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि जो लोग नोट्स बना रहे हैं उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नॉर्मल जो वैल्यू है वो है आपका 16 to 24 ब्रेथ पर मिनट। ये है आपका यूनिट और ये है आपका नॉर्मल वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप लोग के लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल है कि नहीं है। तो 16 to 24 ब्रीथ्स पर मिनट। याद रखिएगा जब आप पल्स पढ़ रहे हैं वो होता है आपका बीट्स पर मिनट। रेस्पिरेशन में आपका होगा ब्रेथ्स पर मिनट, लेकिन दोनों को ही हम डिनोट करते हैं बी बाय मिनट लिख के। तो इसीलिए ये आप लोग याद रखिएगा। और जब आपको वाइवा में पूछा जाएगा रेस्पिरेशन का नॉर्मल वैल्यू या फिर पल्स का नॉर्मल वैल्यू, तो उसमें आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि बीट्स पर मिनट और ब्रेथ्स पर मिनट क्या है वो आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो है ये अगर नॉर्मल रेट ये है, अगर इससे बढ़ जाता है या फिर अगर इससे कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। हर एक जो वाइटल साइंस है, अब प्रीवियस जो क्लासेस है उसमें मैंने बताया है कि हर एक का अलग अलग टर्म होता है। रेस्पिरेशन का भी ऐसा टर्म है। जो पल्स रेट है उस वक्त मैंने आपको पढ़ाया था कि इंक्रीज जब हो जाता है तो उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं, डिक्रीज जब हो जाता है तो उसको ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। तो इसमें जो है पल्स रेट अगर सेम टाइप का अगर बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन आपका कितना बढ़ जाता है, अगर ये 24 ब्रेथ्स पर मिनट से अगर ये बढ़ जाता है तो फिर उसको बोलते हैं टैकीपनिया। याद रखिएगा ये टैकीपनिया है। पल्स रेट का अगर होगा तो वो टैकीकार्डिया होगा, यानी कि कार्डियक होगा। ये आप बहुत कंफ्यूजिंग है, ये आप जरूर याद रखिएगा। और ब्रैडीपनिया मतलब अगर रेस्पिरेशन का जो नॉर्मल वैल्यू है उससे अगर कम हो जाता है, तो अगर ये 10 ब्रेथ्स पर मिनट से अगर ये कम होता है तो फिर उसको बोलते हैं ब्रैडीपनिया। ये सारे टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके इंटरव्यू में या फिर आपके जो एग्जामिनेशंस में या फिर आपका जो फाइनल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है उस टाइम में ही आपको पूछ सकते हैं कि नॉर्मल वैल्यू क्या है, अगर बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अगर कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे असेसमेंट, यानी कि आप जब रेस्पिरेशन का आप जब एसेस करेंगे तो कौन से आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि रेस्पिरेशन नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है।
तो इसीलिए कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे पल्स रेट मैंने जब पढ़ाया था तब मैंने वहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किए हैं, उसी तरह रेस्पिरेशन में भी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वो चलिए अब हम देख लेते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट है आपका रिदम। रिदम मतलब रेस्पिरेशन जो हो रहा है, एक पेशेंट या फिर एक पर्सन जो रेस्पिरेशन ले रहे हैं, क्या उसका रिदम सही है कि बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है या फिर बीच में गैप है। तो इसीलिए रिदम जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका डेप्थ, यानी कि जो रेस्पिरेशन ले रहे हैं वो कितना गहराइयों में ले रहे हैं। ये एक डिनोट करता है, सपोज किसी पेशेंट को एज्मा हुआ है। एज्मा मतलब जिनको एयर हंगर भी बोलते हैं, जिनको ऑक्सीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उन सारे पेशेंट का जो रेस्पिरेशन अगर आप देखेंगे वो बहुत डीप रेस्पिरेशन लेते हैं, क्योंकि उनका रेस्पिरेशन का ही प्रॉब्लम है, वो ऑक्सीजन ज़्यादा ले नहीं पाते नॉर्मली। तो इसीलिए वो जो एयर इनहेल करते हैं उसका डेप्थ बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसीलिए डेप्थ जानना ज़रूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि कोई लंग डिसऑर्डर है या नहीं, या फिर कोई लंग इन्फेक्शन है या नहीं, आपको उससे पता चलेगा। तो इसीलिए डेप्थ भी आप एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको चेक करना होगा जब आप रेस्पिरेशन चेक करेंगे। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका रेट। थर्ड है आपका रेट। ये जब मैंने पल्स पढ़ाया था उसमें भी आपका ये रेट, रिदम ये था। रेट मतलब जो नॉर्मल वैल्यू है उस नॉर्मल वैल्यू के अंदर ही है कि उससे ज़्यादा है कि कम है, उसको बोलते हैं रेट। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है आप लोगों को कि क्या होता है, अगर बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अगर कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। ये सारे एक एक सिम्टम्स है जो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि ज़्यादा है कि कम है। तो ये जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिदम, डेप्थ और रेट, ये आप लोगों को चेक करना होगा जब आप असेसमेंट कर रहे हैं किसी भी पेशेंट को रेस्पिरेशन। यानी कि अगर आप रेस्पिरेशन चेक कर रहे हैं उस टाइम में रेस्पिरेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो भी आपको चेक करना होगा। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रेस्पिरेशन आप किसी भी पेशेंट का या पर्सन का कैसे चेक करते हैं। आप नॉर्मली जैसे आप पल्स रेट चेक कर रहे हैं या फिर ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, वो आप पेशेंट को बता के करते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन जब आप चेक करेंगे किसी भी पेशेंट का, उस वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि पेशेंट को पता नहीं चलना चाहिए कि आप उनका रेस्पिरेशन चेक कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको आपने बता दिया या फिर उनको पता चल गया कि आप उनका रेस्पिरेशन चेक कर रहे हैं, तो बहुत सारे पेशेंट या पर्सन्स जो होते हैं वो लोग बहुत घबरा जाते हैं। तो घबराइयों की वजह से वो लोग और ज़्यादा रेस्पिरेशन ले रहे हैं, तो जो नॉर्मल रेट है उनका वो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो रेस्पिरेशन जब आप चेक करेंगे किसी भी पर्सन का, उनको पता नहीं होना चाहिए कि आप उनका रेस्पिरेशन चेक करें। अब आप कैसे चेक करेंगे, क्योंकि आप उनको बोल नहीं सकते। तो रेस्पिरेशन चेक करने का जो मेथड है, जिस पर्सन का आप रेस्पिरेशन चेक करें उनका जो चेस्ट मूवमेंट है, यानी कि जितनी बार चेस्ट राइज हो रहा है या फिर चेस्ट बढ़ रहा है, वो एक एक आपका ब्रेथ है। यानी कि 1 मिनट तक आप उस पेशेंट का या पर्सन का चेस्ट राइजिंग जो है, कितनी बार राइज हो रहा है, वो आप काउंट करेंगे 1 मिनट तक। अगर वो 16 to 24 ब्रेथ्स के अंदर है तो वो नॉर्मल है, अगर उससे ज़्यादा है तो उसको टैकिपनिया बोलते हैं, अगर उससे कम है तो ब्रैडिपनिया बोलते हैं। ये है आपका टोटल मेथड किसी भी पर्सन का रेस्पिरेशन चेक करने के लिए। हमेशा याद रखिएगा कि जब आप रेस्पिरेशन चेक करेंगे तब पेशेंट को पता नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका कैसे आप रेस्पिरेशन चेक करेंगे। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी फैक्टर्स। हर एक वाइटल साइंस का कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको बढ़ाने में या कम करने में, तो वो सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर है आपका पेन। फर्स्ट है आपका पेन। पेन एक फैक्टर है। अगर किसी को पेन हो रहा है तो उनका जो रेस्पिरेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर किसी का पेन होता है तो वो बहुत घबरा जाते हैं, तो इसीलिए उनका रेस्पिरेशन जो है वो उनका बढ़ जाता है। तो इसीलिए पेन एक फैक्टर है। सेकेंड है आपका एंग्जाइटी। अगर किसी को एंग्जाइटी है तो उनका जो रेस्पिरेशन लेवल है वो बढ़ जाता है, तो एंग्जाइटी भी एक आपका फैक्टर है। थर्ड जो फैक्टर है, थर्ड है आपका मेडिकेशन। थर्ड है आपका
मेडिकेशन, ये आप लोगों को याद रखने में आसानी होगी क्योंकि हर एक वाइटल साइन के अंदर यानी कि ब्लड प्रेशर और जो आपका पल्स रेट है उसमें मेडिकेशन एक फैक्टर है। तो इसीलिए इसमें भी कुछ कुछ मेडिकेशंस होते हैं जो रेस्पिरेशन को बढ़ा देते हैं, तो इसीलिए मेडिकेशन भी एक आपका फैक्टर है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है आपका एक्सरसाइज। तो आपका जो फोर्थ फैक्टर है वो है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी आप जो प्रीवियस जो आपका वाइटल साइंस मैंने पढ़ाया था उसमें एक्सरसाइज एक फैक्टर था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं इजीली। एक्सरसाइज जब करते हैं हैवी वर्कआउट उस टाइम में टेम्परेचर बढ़ता है, पल्स रेट भी बढ़ जाते हैं, उसके साथ साथ जो रेस्पिरेशन है वो भी बढ़ जाता है। ये सारे इंटर रिलेटेड है। ये मैंने जो इंट्रोडक्शन क्लास था उस टाइम में मैंने बताया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों के लिए उसका वीडियो का जो लिंक है वो मैं ज़रूर शेयर करूंगी इस वीडियो में, तो आप वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो फैक्टर है आपका ट्रॉमा। फिफ्थ जो फैक्टर है वो है आपका ट्रॉमा। ट्रॉमा या फिर फियर या एक्सीडेंट से बहुत लोग डर जाते हैं। ट्रॉमा मतलब भी डर होता है, फियर मतलब डर होता है, तो इसीलिए डर की वजह से रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। डर की वजह से जैसे पल्स रेट बढ़ता है उससे आपका जो रेस्पिरेशन है वो भी बढ़ जाता है। ट्रॉमा या फिर एक्सीडेंट या फिर फियर एक फैक्टर हो सकता है रेस्पिरेशन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फैक्टर में। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है आपका किसी भी रेस्पिरेटरी या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, रेस्पिरेटरी को मैं शॉर्ट करके लिख रही हूँ। आप जब लिखिएगा आपके नोट्स में उसमें आप फुल जो है वो लिखिएगा, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियो। आप लोग कार्डियोवास्कुलर ही लिखिएगा डिजीज। आप लोग इसका फुल फॉर्म लिखिएगा रेस्पिरेशन और कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो क्योंकि रेस्पिरेशन लंग्स रिलेटेड है तो इसीलिए किसी भी आपका रेस्पिरेटरी या फिर आपका जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है वो एक फैक्टर हो सकता है रेस्पिरेशन को बढ़ाने में या उसको कम करने में, तो इसीलिए ये भी एक फैक्टर है। और एक जो फैक्टर है वो है आपका फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ 7 करके नंबरिंग करके। तो एक है आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। नीचे लिख रही हूं ये। तो लास्ट जो है आपका फैक्टर वो है आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये भी एक फैक्टर है रेस्पिरेशन को बढ़ाने में या कम करने में। तो ये हो गया आपके टोटल फैक्टर्स। आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा रेस्पिरेशन का फैक्टर्स जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फैक्टर्स, ये जो पॉइंट्स है सिर्फ अगर ये पॉइंट्स अगर आप लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। जो मैं बोल रही हूँ वो भी आप लोगों को लिखना ज़रूरी है। ईच एंड एवरी पॉइंट लिख के फिर आप उसको डिस्क्राइब ज़रूर कीजिएगा अच्छे मार्क्स के लिए। अगर 2 नंबर का ही आए तो भी आप लोग कोशिश कीजिएगा, वरना जो ये सारे पॉइंट्स है ये भी आप लिख सकते हैं क्योंकि टाइमिंग्स का बहुत शॉर्टेज होता है। लेकिन अगर 5 मार्क्स का आए या फिर 10 मार्क्स का आए तो पूरा जो मैंने बताया है उसके साथ साथ जो डिस्क्राइब भी ज़रूर कीजिएगा उसको। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रेथ साउंड्स क्या क्या हैं। बहुत सारे ब्रेथ साउंड्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स का, क्योंकि लंग्स में या फिर आपका जो एयरवे है उसमें आपका ऑब्स्ट्रक्शन या फिर फ्लूइड जम जाता है या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाता है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, लंग इन्फेक्शन। तो उससे क्या होता है डिफरेंट टाइप्स के आपका ब्रेथ साउंड्स होते हैं। जो आप रेस्पिरेशन एक पर्सन ले रहे हैं उसका एक डिफरेंट साउंड होता है अकॉर्डिंग टू देयर डिजीजेस और कॉजेज ऑफ डिफरेंट ब्रेथ साउंड्स। तो इसीलिए बहुत टाइप के ब्रेथ साउंड्स होते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो एक है आपका, उससे पहले आपको मैं बता दूं, एक है आपका डिस्निया। डिस्निया मतलब जैसे आपका पल्स रेट में एक था वैसे यहाँ पे भी है। ये है आपका डिस्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। किसी को अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, जैसे कि किसी भी एज्मा पेशेंट का या फिर किसी भी जिनको लंग डिसऑर्डर है,
उनको एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकता है, चेस्ट पेन है अगर किसी का, तो इसीलिए उन लोगों का डिफिकल्टी होता है ब्रीदिंग में, तो उसको बोलते हैं डिज्निया, ये टर्म है। नेक्स्ट है आपका एपनिया। एपनिया मतलब एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। अगर किसी के रेस्पिरेशन के बीच में अगर कोई रेस्पिरेशन मिस हो रहा है तो उसको बोलते हैं एपनिया, वो टर्म है एपनिया। ये टर्म्स हमेशा याद रखिएगा, या जब आप एग्जामिनेशन भी दे रहे हैं किसी भी रिक्रूटमेंट का या वैकेंसी का, उस टाइम में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ब्रेथ साउंड्स जो होते हैं, एक होता है आपका रेल, RALE, रेल एक होता है। ये जो रेल है ये एक बबलिंग साउंड होता है, डिफरेंट साउंड होता है, जैसे कि मैंने कहा अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन कि ऑब्स्ट्रक्शन है या फ्लूइड एक्यूमुलेशन है या फिर इन्फेक्शन है या फिर कोई डिसऑर्डर है, तो अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट टाइप्स के ब्रेथ साउंड्स होते हैं। उसमें से एक है आपका रेल, जो एक बबलिंग साउंड है, ब्रीदिंग का बबलिंग साउंड को बोलते हैं रेल। नेक्स्ट है आपका रोंकी। रोंकी जो है इसको स्नोरिंग साउंड भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो साउंड है वो एक हाई पिच का एक स्नोर करके एक साउंड आता है, तो इसीलिए इसको स्नोरिंग साउंड भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका व्हीजिंग साउंड। व्हीजिंग साउंड मतलब एक विस्लिंग या जो सीटी मारना जिसको बोलते हैं, तो एक विस्लिंग टाइप का एक साउंड आता है। ये जनरली होता है अगर आपका जो एयरवे है जिसमें आपका एयर जा रहा है, अगर उसका जो वे है वो अगर नैरो हो रहा है यानी कि छोटा हो रहा है, तो फिर बहुत कम एयर जाता है लंग्स में, तो उस टाइम में एक ये विस्लिंग टाइप का एक साउंड सुनाई दे सकता है, तो इसको बोलते हैं व्हीजिंग साउंड। रोंकी जो मैंने इससे पहले कहा है उसको क्रैकल्स भी बोलते हैं। ये जो रोंकी साउंड्स है ये जनरली होता है जो म्यूकस प्रोडक्शन होता है लंग्स में, उसकी वजह से ये साउंड आता है, तो इसको बोलते हैं रोंकी साउंड। तो ये जो रोंकी साउंड्स है, रेल, रोंकी, व्हीजिंग, और भी बहुत सारे साउंड्स होते हैं जो आगे आप लोगों को पता चलेगा। ये जो ब्रेथ साउंड्स है ये मैंने पढ़ा दिया, ये जो टोटल रिस्पिरेशन का जो था पार्ट वाइटल साइंस में ये मैंने टोटल कवर अप कर दिया। तो इसमें मैंने पढ़ाया कि रेस्पिरेशन क्या है, उसके नॉर्मल वैल्यू, उसके टर्म्स जो है डिफरेंट टर्म्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया, फैक्टर्स मैंने पढ़ाया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पढ़ाए हैं, और जो ब्रेथ साउंड्स है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो रेस्पिरेशन का जो टोटल पार्ट है वाइटल साइंस में ये टोटल आपका खत्म हो गया। तो और जो प्रीवियस आपके वीडियोस हैं जो मैंने बनाए हैं वो आप लोग मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा, और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ऐसी कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए और नर्सिंग स्टडी मटेरियल्स के लिए मेरे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। तो आज के लिए बाय बाय।